देश भर में चल रही ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल हुई खत्म। गृह मंत्रालय ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों को नए आपराधिक कानूनों के प्रावधानों को लागू करने से पहले उनसे विचार विमर्श करने का दिया आश्वासन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अंबाला छावनी में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की शाखा का किया शिलान्यास। दिल्ली के बजाय अंबाला में ही हो सकेगी गंभीर बीमारियों की जांच। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की अहम बैठक। सीएम ने प्रेस वार्ता में कहा 372 करोड़ रुपए का बकाया जल शुल्क माफ करने सहित लिए कई अहम फैसले। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हरियाणा में खेलों के लिए नया आधारभूत ढांचा विकसित के रोड मैप तैयार करने के संबंध में खेल विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। देश भर में चल रही ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल कल खत्म हो गई। गृह मंत्रालय की ओर से ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया गया कि नए आपराधिक कानूनों के तहत धारा 106(2) के प्रावधानों को लागू करने से पहले उनसे विचार विमर्श अवश्य किया जाएगा। देश भर में ट्रक चालकों की ओर से नए कानून की धारा को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई थी, जिसके चलते वे हड़ताल पर चले गए। इस धारा के तहत प्रावधान है कि हिट एंड रन के मामले में 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। इस संबंध में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ नई दिल्ली में मुलाकात की। उन्होंने बताया कि ये नियम अभी लागू नहीं हुए हैं। गृह मंत्रालय ने ट्रांसपोर्टरों सहित सभी चालकों से अपने अपने काम पर लौटने की अपील की। न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। बैठक के बाद अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस ने भी ड्राइवरों से काम पर वापस लौटने की अपील की। अपील करते हैं कि आपकी चिंता जो मंशा थी उसका हल निकल चुका है। आपसे अपील करते हैं कि अपने वाहनों पर आइए, अपने वाहन बिना कोई डर के चलाइए। हम पूरी टीम आपके लिए 24/7 365 दिन हाजिर हैं। आपसे एक बार फिर अपील करते हैं कि अपने वाहनों पर आइए और वाहन चलाइए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के उन्नयन भवन का लोकार्पण किया। साथ ही इस केंद्र की क्षेत्रीय शाखा, 6 राज्य शाखाओं और BSL प्रयोगशालाओं का शिलान्यास भी किया। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इन परियोजनाओं के बनने से आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में देश में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ एवं मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है। 3 labs, इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट लेवल की लेबोरेटरीज, ये आने वाले दिनों में देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देगा, देश की जनता को रोग नियंत्रण में सहयोग करेगा। ये बहुत बड़ा देश है। ये देश में बहुत विविधता है। ये देश का भौगोलिक क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। वैसी स्थिति में सारे देश में क्या डिसीज चल रहा है उसका तुरंत ही पता लगाना, उसका महत्व हमने कोविड क्राइसिस के दरमियान देखा और समझा।
अंबाला में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की शाखा के वर्चुअल तरीके से हुए शिलान्यास के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज एवं राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान अनिल विज ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच के चलते आज हर प्रदेश में एम्स बनाए जा रहे हैं। देश भर में लगभग 350 मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं। इसी प्रकार से NCDC की लैब केवल दिल्ली में थी, अब देश के कई राज्यों में ये लैब चल रही है। नग्गल गांव में बनने वाली NCDC की शाखा में सभी गंभीर बीमारियों व वायरस के टेस्ट होंगे, जो कि अस्पताल या आम प्रयोगशाला में नहीं हो पाते। 4 एकड़ में बन रही शाखा हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश सहित 5 राज्यों के लिए स्थापित की गई है। किया गया है, इसमें अंबाला में भी नग्गल गांव में जमीन ले ली गई है और केंद्र सरकार को हस्तांतरित कर दी गई है। वहां पर ये सेंटर बनेगा और वो सारे टेस्ट जो हमारे अस्पतालों में या आम लेबोरेटरियों में नहीं हो पाते हैं, वो सारे टेस्ट इन NCDC सेंटर्स में होंगे और इसमें रिसर्च वर्क भी होगा कि जो बीमारियां हो रही हैं, नई नई बीमारियां आ रही हैं, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा ये अच्छी शुरुआत है। कोई भी आपदा आती है तो वो बताकर नहीं आती। कोविड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भविष्य में ऐसी आपदा आए तो उससे आसानी से निपटने के लिए ये शाखा स्थापित की जा रही है। तो आपदिक ये वैश्विक महामारी जैसे कोरोना आई या फिर ऐसी कोई भी आपदा आती है तो बता के नहीं आती है। हमारी सरकार ने दुर्गम परिस्थितियों में भी उसका सामना बड़ा डट के किया और जब परिस्थितियां सामान्य होती हैं तब ऐसी व्यवस्था बनाने का काम किया जा रहा है कि कभी ऐसी आपदा आए या दिक्कतें आए तो एक सुचारू रूप से उसका व्यवस्थित तरीके से उसका समाधान निकल सके। अब ऐसी कोई भी डिजीज आएगी तो सारी इंटीग्रेटेड है, कोऑर्डिनेटेड है, उसकी जानकारी सबसे पहले दिल्ली पहुंचेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हरियाणा मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। बैठक में 17 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 15 को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश के करीब 28 लाख ग्रामीण परिवारों का 372 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया जल शुल्क अधिभार सहित माफ किया गया है। पिछले 1 साल का बिल अनुसूचित जाति से 20 रुपए महीना और सामान्य वर्ग से 40 रुपए महीना की दर से लिया जाएगा। हरियाणा वन्य प्राणी परीक्षण विभाग राज्य सेवा कार्यकारी समूह क और ख सेवा नियम 1998 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा इको टूरिज्म की विकास नीति को मिली मंजूरी प्रदान की गई है। बैठक में हरियाणा मोटर वाहन नियम 1993 के नियम 225 के तहत परिवहन निरीक्षकों को चालान करने की शक्तियां प्रदान करने की मंजूरी दी गई है। बैठक के दौरान ग्रामीण चौकीदारों को सेवानिवृत्ति के बाद 2 लाख रुपए की एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा चौकीदार नियम 2013 में एक नया उप नियम जोड़ने को भी स्वीकृति मिली है। साथ ही दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को पेंशन देने को मंजूरी दी गई। बैठक में पिछड़े वर्ग की राज्य सूची BCA में संशोधन करने को मंजूरी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में हरियाणा में खेलों के लिए नया आधारभूत ढांचा विकसित के रोड मैप के संबंध में खेल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकार हर क्षेत्र में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना चाहती है। इसके लिए जहां जहां जो खेल लोकप्रिय हैं वहां उन खेलों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि गांव में लोकप्रिय खेलों व मांग के अनुसार स्पोर्ट्स नर्सरियां भी बनाई जाएं, ताकि बच्चों की बुनियाद बचपन से ही मजबूत बन सके। खेल विभाग और पंचायत विभाग द्वारा गांव में खेलों के लिए विकसित आधारभूत ढांचे की भी मैपिंग की जाए, ताकि जरूरत के अनुसार हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा सके। सीएम ने यह भी निर्देश दिए कि जन संवाद पोर्टल, ग्राम दर्शन और नगर दर्शन पोर्टल पर भी लोगों द्वारा उनके क्षेत्र में स्टेडियम, मिनी स्टेडियम, स्पोर्ट्स नर्सरी या अन्य संस्थान बनाने की मांग दर्ज की गई है तो उनकी भी मैपिंग कर एक सूची तैयार की जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पदक विजेता खिलाड़ी अपने अपने खेलों में युवाओं को प्रतिभावान बनाने के लिए स्पोर्ट्स नर्सरियों का संचालन करें। उन्होंने कहा कि कई बार छोटे स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ियों को बड़े टूर्नामेंट में खेलने का मौका नहीं मिलता, इसलिए सरकार ऐसे खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने का पूरा मौका देगी, ताकि कोई भी हुनरमंद खिलाड़ी पीछे ना रहे।
ऐसे खिलाड़ियों को उनके खेल के अनुसार ट्रेनिंग मुहैया करवाने पर भी पूरा फोकस किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि GIS हरियाणा पोर्टल पर राज्य में उपलब्ध स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा डाटा अपलोड कर दिया गया है। वर्तमान में 11 स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य विभिन्न स्तर पर निर्माणाधीन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजकीय कॉलेजों में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, इसलिए खेल विभाग द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज पंचकूला के चंडी कोटला गांव पहुंची। इस यात्रा का शुभारंभ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने कर कमलों द्वारा किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर राज्यपाल ने विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया और फीडबैक भी लिया। राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले के चित्र पर फूल अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि हमें देश की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फूले के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। जब महिला आगे बढ़ेगी तभी देश आगे बढ़ेगा। आज महिलाएं हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं विकसित भारत यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा गरीब परिवार के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं। जो महिला आज मैंने जो उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया हूं, सावित्रीबाई फुले बहुत पिछड़े वर्ग के गरीब परिवार में जन्म लिए और उनके पति महात्मा फुले, ज्योतिराव महात्मा फुले, उनका भी विश्वास था कि गरीब हो, वंचित हो या दलित हो, कोई भी हो, तब तक शिक्षित नहीं होता, तब तक उसका उत्थान नहीं हो सकती है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हर पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस के चूल्हे जो दिए जा रहे हैं, मुफ्त के अंदर दिए जा रहे हैं, और ये गैस के चूल्हे केवल यहां नहीं, पूरे देश के अंदर लगभग 14 करोड़ लोगों को गैस के चूल्हे दिए जा चुके हैं। मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत लाभार्थियों ने बताया कि इस यात्रा के माध्यम से उन्हें अनेक सरकारी योजनाओं का लाभ मौके पर ही मिला है, जिसके लिए वे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं। बन चुका है और पैरालाइज अटैक आ चुका है, इसी करके मैं सरकार की धन्यवाद करता हूँ कि मेरा इलाज फ्री हो सके और इस सरकार के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत 5,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई थी, जो कि मुझे 3 किश्तों के रूप में प्राप्त हुई। पहले 1,000, फिर 2,000 और फिर 2,000, और इस राशि का उपयोग मैंने अपनी खुराक और अपने बच्चे की खुराक के लिए ही उपयोग किया है और मैं प्रधानमंत्री जी का पूरे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। राज्य सरकार की दूरगामी एवं विकास परख नीतियों की बदौलत वर्तमान में हरियाणा अक्षय ऊर्जा में देश भर में दूसरे पायदान पर है। वो औद्योगिक विकास की दृष्टि से निवेशकों की पहली पसंद के तौर पर देश के 3 राज्यों में भी शामिल हुआ है। इसके अलावा श्वेत नीली व औद्योगिक क्रांति में भी हरियाणा ने अपना लोहा मनवाया है। उप मुख्यमंत्री ने ये विचार जींद के उचाना स्थित JJP कार्यालय में जन समस्याएं सुनने के उपरांत मीडिया से रूबरू होते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि HSIDC द्वारा 9 जगहों पर औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से आवेदन मांगे गए हैं। इसके तहत जींद के खटकड़ व उचाना में 550 एकड़ भूमि किसानों द्वारा सरकार को देने के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन औद्योगिक इकाइयों के स्थापित होने के बाद युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में पद्मा योजना लॉन्च की गई है, जिसके तहत जींद, रेवाड़ी, पलवल सहित अन्य जिलों में भी सार्वजनिक एवं निजी आधारभूत इकाइयां स्थापित कर औद्योगिक विकास को नया स्वरूप दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि मेवात व जींद जिले में भी 200 एकड़ के लिए ई भूमि पर आवेदन मांगे गए हैं और आवेदन प्राप्त होते ही पायलट ट्रेनिंग ऑपरेटर केंद्र स्थापित करने के प्रपोजल तैयार किए जाएंगे।
और लैंड परचेज के माध्यम से इंडस्ट्रियल पार्क के आवेदन डाले। और मुझे खुशी है कि जो हमने पहला खटखड़ उचाणा का प्रपोजल डाला था 500 एकड़ का, उसके अंदर 550 एकड़ किसानों ने अपलोड करी है, जो ई भूमि पर इंडस्ट्रियल एरिया के लिए सरकार को जमीन देना चाहते हैं। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि चाहे वो ऐसा ही रेवाड़ी जिले की 2 स्थान हो, चाहे जींद जिले के 2 स्थान हो, चाहे पलवल के हो, इन सभी स्थानों पर हरियाणा में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को एक नया स्वरूप हम देने का काम करेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री ने हिट एंड रन केस कानून को समय की मांग बताते हुए जनसाधारण को किसी भी भ्रांति से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि उक्त कानून अलग अलग 2 प्रावधानों के तहत लागू किया गया है। इसमें आकस्मिक घटना होने और चोटिल व्यक्ति की मदद करने की दिशा में अलग हिदायत लागू होंगी, जबकि किसी व्यक्ति को दुर्घटनाग्रस्त कर भागने वाले ड्राइवर पर अलग कायदे सुनिश्चित किए गए हैं। ट्रक ड्राइवर तो नहीं करेगा। आज हिट एंड रन के अंदर तो स्कूटर भी इन्वॉल्व आ जाते हैं। आज हिट एंड रन के अंदर बस भी इन्वॉल्व हो जाती है। हिट एंड रन के अंदर गाड़ियां भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। आज उन परिस्थिति के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर कुछ चोटिल हो जाता है, गलती से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसका मदद करता है, तो ये कानून में उसके लिए अलग परिभाषा है। और कोई चोट मार के मरतावा लावारिस छोड़ के भाग जाता है, उसके लिए अलग प्रावधान है। मेरे पास सुबह जरूर कई तरफ से फोन आए कि डीजल की किल्लत हो जाएगी, पेट्रोल की किल्लत हो जाएगी। हमने डायरेक्टर फूड सप्लाईज की ड्यूटी लगा दी है कि 22 के 22 जिलों में किसी भी प्रकार का पैनिक ना फैलने दे, और सारे जितने हमारे पेट्रोल पंप्स हैं उनको आदेश भी जारी कर दिए कि पर्याप्त मात्रा में फ्यूल की स्टोरेज करी जाए। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कल चंडीगढ़ में गुरुग्राम और फरीदाबाद में कचरा निपटान की प्रगति का आकलन करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने गुरुग्राम और फरीदाबाद में कचरे के निपटान के लिए 126 करोड़ की कार्य योजना तैयार की है। इसके अतिरिक्त बंदवारी में 15 लाख मीट्रिक टन कचरे का निपटान किया जाएगा। इस योजना को जून 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को बंदवारी स्थल पर लीचेट कचरा प्रबंधन में विफल रहने वाले एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने गुरुग्राम और फरीदाबाद में लैंडफिल में अपशिष्ट डालने और कचरा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ दंड और जुर्माने की कार्रवाई को भी कहा। उन्होंने फरीदाबाद के मुजेरी साइट के विकास, ट्रामेल स्थापित करने की प्रगति और प्रतापगढ़ लैंडफिल साइट पर चल रहे कार्यों की भी समीक्षा करते हुए नगर निगम आयुक्त को फरवरी 2024 तक सभी कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि गुरुग्राम में लगभग 1200 टीपीडी और फरीदाबाद में 1000 टीपीडी ताज़ा कचरा उत्पन्न होता है। नगर निगम गुरुग्राम और फरीदाबाद नियमित रूप से कचरा पृथक्करण पर जागरूक कार्यक्रम आयोजित कर निगरानी कर रहे हैं। नगर निगम गुरुग्राम ने 47% और फरीदाबाद 44% कचरा अलग अलग किया गया है। हिसार मंडल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्रीकांत यादव ने आज फतेहाबाद के मताना गांव स्थित सहित जिले के 10 गांवों को ड्रग मुक्त घोषित किया। मताना के पंचायत घर में आयोजित नशा मुक्त कार्यक्रम में एडीजीपी ने जिले के गांव मताना, कुम्हारिया, भोड़ा होशनाक, ढाणी ठोबा, ढाणी चानन, खान मोहम, बनावली सोत, सिरढान, गिल्ला खेड़ा और बनावली के नशा मुक्त होने की घोषणा की। इस अवसर पर एडीजीपी ने इन ग्राम पंचायतों को ड्रग मुक्त अवार्ड से नवाजा। कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए श्रीकांत यादव ने कहा, लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मबल के कारण आज फतेहाबाद के 10 गांव नशा मुक्त गांव बन चुके हैं। इन गांवों के युवाओं ने स्वयं को शिक्षा व खेलों से जोड़कर नशे को अलविदा करने का संकल्प किया है और दूसरे गांव के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने हैं। वहीं जिले के टोहाना क्षेत्र में लगातार बढ़ रही वारदातों को लेकर एडीजीपी ने कहा कि पुलिस द्वारा लगातार इसको लेकर काम किया जा रहा है और कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। हुए वहाँ पर जिन्होंने सभी सरपंच ने, पंचायत ने अपने गांव को नशा मुक्त डिक्लेयर किया है। कोई नशा वहाँ पर नहीं करता।
और यही ज़रूरत है, यही आज की ज़रूरत है कि लोग आगे आए और अपने गांव में नशा ना होने दें और पुलिस उनके साथ है और एक आंदोलन की तरह बन जाए। हर गांव में ये आंदोलन फैले कि हम अपने गांव को नशा मुक्त करें। तो ये बहुत बड़ी बात हुई है हरियाणा में कि 10 गांव फतेहाबाद के इन्होंने नशा मुक्त किया और अगला टारगेट हमारे अगले 10 गांव पे हम काम कर रहे हैं। और ये फतेहाबाद में हो रहा है, सिरसा में भी हो रहा है, डबवाली में भी हो रहा है। पूरे रेंज के हर ज़िलों में सभी पुलिस कप्तान और नशा मुक्त टीम जो हर ज़िले में है वो इस पे काम कर रही है। तो हमारा टारगेट है कि अगले 2 महीनों में हम इस बेल्ट में नशा नहीं के बराबर ज़ीरो लेवल पे लाने की कोशिश करें। वहीं मौके पर मौजूद युवाओं ने कहा कि आज के इस कार्यक्रम से उन्हें काफी प्रेरणा मिली है। अब वो लोगों को नशे के विरुद्ध जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पूरा जिला जल्द ही नशा मुक्त बने। प्रशासन और सरकार इस दिशा में अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। पुलिस के द्वारा नशा मुक्ति को लेकर जो अभियान चलाया गया है वो बहुत ही अच्छा अभियान है, क्योंकि देखो इस अभियान से नशा को छोड़ने के लिए जो युवा है वो बहुत ही प्रेरित हो रहे हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जितने भी युवा हैं वो लगातार अगर खेल में रुचि रखेंगे तो नशे से दूर रहेंगे। नशा मुक्ति के लिए हमारे जो 10 गांव में नशा मुक्त घोषित कर दिए गए हैं, हम भी अपने गांव को नशा मुक्त करने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे, जिससे उनका खेलों में रुचि बढ़ेगी और उनका पैसा भी बचेगा, उनका परिवार भी बचेगा। चंडीगढ़ में इंडियन ऑडिट एवं अकाउंट्स डिपार्टमेंट नॉर्थ जोन का 3 दिवसीय बैडमिंटन टूर्नामेंट खेला जा रहा है। टूर्नामेंट का शुभारंभ आज सेक्टर 42 के स्टेडियम में डिफेंस सर्विसेज के ऑडिट विभाग के महानिदेशक संजीव गोयल ने पहला सर्विस देकर किया। इस टूर्नामेंट में हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की टीम हिस्सा ले रही हैं। इस दौरान विभाग के कुल खिलाड़ियों के एकल और टीमों के बीच 46 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच दिल्ली और हरियाणा के बीच खेला गया। पंजाब और चंडीगढ़ के अकाउंटेंट जनरल तेग सिंह ने कहा कि विभाग द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं, जिन्हें लेकर खिलाड़ी उत्साहित रहते हैं। तो ये जो मैच हो रहा है ये नॉर्थ जोन का है। इसमें 7 हमारे जो ऑफिस हैं, रीजनल ऑफिस, जिसमें J&K, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, ये 7 हमारे जो ऑफिस हैं उनकी टीमें आई हुई हैं। ये इसमें हमारा वुमेन सिंगल, वुमेन मैन सिंगल, डबल, मिक्स डबल का गेम होगा। ये हर साल अलग अलग ऑफिस द्वारा आयोजित कराया जाता है। इस साल हमारे ऑफिस का इसको हम AG पंजाब ऑफिस आयोजित करा रहा है। ये 3 दिन चलेगा और उसके बाद जो रिज़ल्ट होगा उसके अकॉर्डिंग एक विनर टीम होगा। ये फॉर्मेट है। वहीं बैडमिंटन खिलाड़ी राजीव शर्मा ने कहा कि खेलों का बढ़ावा देने के लिए विभाग की ये एक अच्छी पहल है। इंडिया की तरफ से खेल रहा हूँ, पिछले 6 वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेला हूँ और अभी कोरिया में सितंबर में जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप कंक्लूड हुई है उसमें वर्ल्ड चैम्पियन हुआ हूँ इंडिया की तरफ से, जो 1 गोल्ड आया था। तो इंडिया का प्रदर्शन अच्छा रहा इसमें, जिसमें 1 गोल्ड और 11 और भी मेडल्स आए थे अलग अलग स्टेट से। इससे अलग अलग जगह जाके अलग अलग स्टेटों में, जैसे अब जोन का हो रहा है हमारा ऑडिट का, इससे प्लेयर्स को एक्सपोजर मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, तो उससे आगे जाने का मौका मिलता है। वो कुछ सीखते हैं आगे, हारने वाला भी सीखता है और जीतने वाले को प्रोत्साहन मिलता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज परिवर्तन निदेशालय के तीसरी बार दिए गए समन पर एजेंसी के समक्ष नहीं पहुंचे। केजरीवाल को जांच एजेंसी ने उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए आज बुलाया था। परिवर्तन निदेशालय को एक जवाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो जांच में सहयोग करने को लेकर तैयार हैं। हालांकि उन्होंने नोटिस को अवैध बताया। केजरीवाल की पार्टी ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना चाहती है और उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोकना चाहती है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि आज के दिन आम आदमी पार्टी सबसे भ्रष्ट पार्टी है और अरविंद केजरीवाल बार बार ईडी के समन पर पेश नहीं हो रहे। इसका मतलब है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है, जिनके एक नहीं अनेक मंत्री
जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है। अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, या तो पूरी दाल ही काली नजर आती है। उधर 22 जनवरी को राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा पर उन्होंने कहा कि देशवासियों का लगभग 450 वर्षों का इंतजार खत्म हो रहा है। राम मंदिर के पास आधुनिक आधारभूत ढांचा तैयार किया गया है। 450 वर्ष से लंबा इंतजार, रामलला की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। और जो राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता जो कल तक ये क्यास लगाते हुए प्रश्न खड़ा करते थे कि राम मंदिर तो बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, आज वो दिन भी आया है कि जब लोग निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा, जिसको 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण मिला है वो अवश्य आए। जिनको नहीं मिला वो अपने घर दीप जरूर जलाए, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने इलाके के मंदिरों में साफ सफाई भी करें, पूजा पाठ भी करें, राम जी का गुणगान भी करें। और भव्य राम मंदिर के निर्माण पर मैं एक बार मोदी जी का धन्यवाद करता हूं और उन सभी लोगों का जिन्होंने लंबा संघर्ष किया। भारतीय अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर चौतरफा अच्छी खबर मिल रही है और लगातार बुलंदियों पर बनी हुई है। जीएसटी संग्रह में तेजी का सिलसिला जारी है। आयकर रिटर्न दाखिल करने में भी जबरदस्त उछाल आया है। मोदी सरकार द्वारा लाए गए दिवालिया कानून का भी असर दिखने लगा है, जिससे बैंकों के कर्ज की वसूली में भी बढ़ोतरी हुई है और इससे एनपीए में भी कमी आई है। उधर एफपीआई यानी विदेशी निवेशकों ने भी भारतीय बाजारों में जबरदस्त वापसी की है और रिकॉर्ड निवेश किया है। पेश है ये रिपोर्ट। तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बनकर उभरी। आर्थिक विकास मजबूत होने के साथ ही जीएसटी कलेक्शन हो या फिर निवेश में इजाफा, कई ऐसे कारक रहे जिसका असर इस साल भी नजर आएगा। वर्ष 2024 के लिए भी जानकारों का मानना है कि अर्थव्यवस्था का दमखम इस साल भी जारी रहेगा। आरबीआई के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, तो फिच रेटिंग्स ने नए साल में 6.9% वृद्धि दर की संभावना जताई है। जबकि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में घरेलू मांग मजबूत होने से साल 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.7% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। अर्थव्यवस्था के अच्छे प्रदर्शन में मजबूत पूंजीगत व्यय, बढ़ती खपत और वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगातार वृद्धि ने योगदान दिया। रुपया स्थिर रहा, जिससे विदेशी निवेशकों ने भारत में बड़े पैमाने पर निवेश किया। इससे शेयर बाजार में भी उछाल देखने को मिला। साथ ही मुद्रास्फीति नियंत्रित दिख रही है और इसलिए आगे ब्याज दरों में वृद्धि की आशंका नहीं है। वहीं अप्रैल से दिसंबर 2023 की अवधि में साल दर साल 12% की वृद्धि दर के साथ 14.97 लाख करोड़ रुपए का सकल जीएसटी संग्रह हुआ। इन तमाम कारकों से भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत बनी रहेगी। हालांकि अन्य दक्षिण एशियाई देशों के लिए संभावनाएं अधिक चुनौतीपूर्ण हैं। इस बीच जीएसटी संग्रह में तेजी का सिलसिला जारी है। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से दिसंबर की अवधि में जीएसटी संग्रह 12% मजबूत वृद्धि के साथ 14.97 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई। साल 2022-23 की समान अवधि में संग्रह 13.40 लाख करोड़ रुपए रहा था। वित्तीय मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक 2023-24 के पहले 9 महीनों के दौरान औसत मासिक पर संग्रह 1.66 लाख करोड़ रुपए रहा है। वहीं हरियाणा ने जीएसटी संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है। दिसंबर 2023 में हरियाणा में 22% की वृद्धि के साथ 8,130 करोड़ रुपए की जीएसटी संग्रह किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जीएसटी कलेक्शन में हुई ये वृद्धि प्रदेश की आर्थिक प्रगति को दर्शाती है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।